हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी और इस वक्त हमारे साथ यूक्रेन से इंडिया लौटे स्टूडेंट्स हैं जो वहां पढ़ने गए हुए थे और वो फाइनली लौट आए हैं। रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है और युद्ध के बीच से ये लोग अपनी जान बचाकर इंडिया लौटे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनके साथ कैसा वहां पर क्या हुआ और इतने दिनों तक कैसे रहे वो लोग और कैसे ये लोग बचकर वहां वापस इंडिया आए हैं। ये सारी बातों बात करने के लिए हमारे साथ कृष्ण है, अमल हैं और शादाब हैं। ये तीनों वहां पर थे। आपका स्वागत है क्विंट पर। तो शुरुआत करते हैं कृष्ण आपसे कि आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल बताएं और कहाँ थे आप, यूक्रेन में कहाँ थे, कैसे आप आए हैं। एक्चुअली शुरुआत हम विनित्सा में पढ़ते हैं, हम तीनों ही। और विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे वहाँ से हम वहाँ से चॉप बॉर्डर से के थ्रू हम हंगरी में एंटर हुए हैं। तो फिर वहाँ से हमने फ्लाइट अरेंज करके इंडिया आए हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस आप बताया है आपने कि आप वित्सा से वहां गए, आप चोप रेलवे स्टेशन गए, फिर वहां से आप हंगरी बुडापेस्ट गए। तो मुझे एक बात बताइए, ये इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा आपको वहां पहुंचने में और किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको। सर एक्चुअली शुरुआत में तो कोई वहाँ से कोई क्या होता है कि कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं डायरेक्ट कि आपको बॉर्डर तक लेके जा सके। सबको खुद बाय खुद अरेंज करना है किसको कैसे जाना है। तो हम लोगों ने खुद से बस अरेंज करी थी वहाँ पे कि हमको चौप अपनी बॉर्डर तक लेके। यूनिवर्सिटी से? नहीं, खुद से प्राइवेट अपनी, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट सबने, कि हमको चौप बॉर्डर तक जाना है। और फिर वहां से हम चौप बॉर्डर तक आए अपनी प्राइवेट बस में। और फिर चौप बॉर्डर पे आने के बाद वहाँ पे कोई भी एम्बेसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव था नहीं, क्योंकि चौप बॉर्डर से इमिग्रेशन होता है रेलवे ट्रेन के थ्रू। और वहाँ पे रेलवे स्टेशन में बहुत ज्यादा रश था। हमें अराउंड लाइक हमें 12 से 13 घंटे हमें चौप बॉर्डर तक आने में लगे। फिर वहां पे रेलवे स्टेशन में हमको 8 घंटे लग गए और हमारा टिकट काउंटर के पास तक भी नहीं पहुंच पाए, इतनी भीड़ थी वहां पे। ओके, मतलब बाकी कंट्रीज के भी लोग थे? बाकी कंट्रीज के भी लोग थे वहां पे। ओके। और बोलिए। बोलिए। ठीक है, अमल आप बताएं अपने बारे में। आप कहाँ से हैं अमल, और आप वहां पे कौन से ईयर में थे, थोड़ा डिटेल बताएं। मेरा नाम अमल पिल्ले है। मैं विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। तो आप वहां पर कैसे आप आए हैं, आपकी जर्नी क्या है, थोड़ा बताएं। जर्नी लाइक 15 फरवरी में सबसे पहला एडवाइजरी आया था एम्बेसी के साइड से कि जिसका स्टे वहां पे यूक्रेन में एसेंशियल नहीं है दे में ले। पहली बात तो एडवाइजरी गलत थी। हम बाहर दूसरे कंट्री में पढ़ने गए हैं। मे भी मोदी जी ये बोल रहे हैं स्मॉलर कंट्रीज में पढ़ने मत जाइए या किसी स्मॉलर कंट्री में जाइए मत। मैं तो ये बात गलत बोलूंगा। हम वहाँ पढ़ने गए क्योंकि हमको यहाँ पे यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं मिली इंडिया में। हमारे होम कंट्री में हमको सीट्स नहीं मिले गवर्नमेंट ना प्राइवेट। एंड प्राइवेट अगर लेना भी चाहे 1 CR 70 lakhs 80 lakhs 90 lakhs इंक्लूडिंग डोनेशन दे चार्ज लाइक दैट। ओके, तो हम बाहर कंट्री चूज किए क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो एडवाइजरी में एसेंशियल नॉन एसेंशियल वाली बात ही नहीं। हम बाहर पढ़ने गए, हमारी यूक्रेन के ये रूल है कि 100% अटेंडेंस चाहिए अगर तुमको ईयर एंड में एग्जाम लिखना है। अगर वो 100% अटेंडेंस नहीं होगा तुम एग्जाम नहीं दे सकते, और एग्जाम नहीं दे तो 1 ईयर का बैक लगता है। तो हमारा 1 ईयर वेस्ट होगा, और जो हमारे पेरेंट्स मेहनत से हमको पढ़ा रहे हैं तो 1 साल का पूरा फीस और हमारा वो एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हर स्टूडेंट ये चाहेगा कि उसके साथ ये ना हो। तो हम 3rd ईयर में थे, तो हमारा क्रॉक एग्जाम होता है, लाइसेंसिंग एग्जाम होता है 3rd एंड 6th ईयर में। तो हमारा स्टे तो एसेंशियल था ही, तो हम रुके हुए थे। उसके बाद 1st 2nd ईयर वालों को ये बोले थे कि जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी से भी हमको कोई ऐसे चीज नहीं बोला गया था कि तुम जा सकते हो। तो आप लोगों को कितना टाइम लगा है यूक्रेन, मतलब जब आप लोग वहां से निकले हैं आप यूनिवर्सिटी से, इंडिया पहुंचने में कितना दिन लगा आपको? हम वहां से 27th को निकले थे और हम लोग आई गेस 2 तारीख के शाम दिल्ली पहुंचे थे। 2 मार्च को आप लोग इंडिया पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। जी ठीक ठीक ठीक। शादाब, एक बात मुझे बताइए कि यूक्रेन में आप पढ़ने गए तो वहां पर आप मतलब आप शायद आगरा से हैं शादाब, जहां तक मेरी बात आपसे हुई थी। तो जी जी जी, मैं आगरा के पास एक टाउन पड़ता है सादाबाद। बेसिकली मैं सादाबाद से हूँ, आगरा के पास। मुझे एक बात बताइए शादाब कि आप वहां गए पढ़ने के लिए, तो वहां से जो आप निकले हैं, क्योंकि मेरी आपसे फोन से बात हो रही थी और जी वहां सिचुएशन के बारे में बहुत सारी बातें और भी स्टूडेंट से हो रही थी, आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा वहां पे? सर देखिए, परेशानी तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो परेशानी ऐसी थी कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऐसी परेशानी से गुजरेंगे।
तो हमें इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो एडवाइजरी मिली थी लास्ट टाइम पे, क्योंकि एडवाइजरी चेंज हो रही थी, कभी बोल रहे थे पोलैंड जाओ, कभी बोल रहे थे आप रोमानिया जाओ, कभी बोल रहे थे इधर जाओ, कभी उधर जाओ। तो लास्ट की एडवाइजरी थी, तो हमने सोचा कि हम 2 बॉर्डर हैं, एक स्लोवाकिया और एक हंगरी। तो हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं उज़गोरोद, जो कि नियरेस्ट सिटी है दोनों बॉर्डर की। तो अगर एडवाइजरी में ये रहेगा कि स्लोवाकिया से निकलना है तो हम स्लोवाकिया से निकल सकते हैं, अगर हंगरी से निकलना है तो हम हंगरी से निकल सकते हैं। तो एंड में जब हम आए तो वही हुआ, स्लोवाकिया का बॉर्डर क्लोज हो चुका था, तो हमारे पास था हंगरी का बॉर्डर। तो हम हंगरी के बॉर्डर, हमें वहाँ के लोकल लोगों ने, हमने बात की कि यहाँ पे कर्फ्यू है कि नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ पे कर्फ्यू नहीं है, अगर आप चाहो तो रात को यहाँ रुक सकते हो। बट हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अगर हम रुकेंगे तो हमारी ये पूरी रात खराब हो जाएगी और कल कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा एटलीस्ट हम रात में ही बॉर्डर चलेंगे। तो हम रात में बॉर्डर गए, चौप बॉर्डर पहुंचे, जो कि इंडियन एडवाइजरी में था कि आप चौप बॉर्डर पहुंचिए। जब हम चौप बॉर्डर पहुंचे तो वहां पे इतनी भीड़ थी, अफ्रीकन लोग थे, अरेबिक लोग थे। तो वहां पे हम 8-9 घंटे करीब हमने जद्दोजहद की कि हमें टिकट मिल जाए। और टिकट भी मिलने के बाद हमें इमिग्रेशन क्लियर करना था, एग्जिट स्टैंप लगवानी थी यूक्रेन की अपने पासपोर्ट पे। तो 8 घंटे तक हमें टिकट नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने बाहर आए, मैं और अमल आए थे, एग्जैक्टली अमल भी है हमारे साथ। तो मैं और अमल बाहर आए थे, तो हमें एक लोकल जो वहाँ के सिटीजन थे उन्होंने बोला कि आप यहाँ से क्रॉस मत करिए, क्योंकि आप यहाँ से क्रॉस करोगे तो आपको 1 दिन लग जाएगा। आप इससे बेटर है कि एक दूसरा लोनिया बॉर्डर है, आप लोनिया बॉर्डर से चलिए, वहां से आप बाई फुट आप कर सकते हो। यूक्रेन में बोलते हैं पिशकोम, पिशकोम बोलते हैं पैदल चलने को। तो उन्होंने बोला कि आप पिशकोम करके चले जाइए, यूक्रेनियन लैंग्वेज में। हाँ, पैदल चलने के लिए बोला। तो हमने उस पर पहले तो हमें ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है ऐसी सिचुएशन में लोग फायदा उठाते हैं। कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के। शादाब की आवाज ड्रॉप हो रही है, तब तक हम कृष्ण आपसे जान लेते हैं कि आप लोगों को वहां पे पैदल चलना पड़ा, जैसे शादाब बता रहे थे, कितना पैदल चलना पड़ा होगा आप लोगों को वहां पे? सर अराउंड 3 से 4 किलोमीटर हमको बॉर्डर में ही चलना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली टैक्सी बिल्कुल बॉर्डर तक नहीं लेके जा सकती थी वहां पे। तो हमको 3 से 4 किलोमीटर हमें बॉर्डर से चल के जाना पड़ा रात को। और तो आप जब बॉर्डर पे पहुंचे आप, तो क्या वहां पर इंडियन जो अथॉरिटी के लोग थे वहां पर, आप लोगों को वहां से रास्ता बताया गया? कोई भी नहीं था सर वहां पे, इंडियन तो कोई भी नहीं था। हम फर्स्ट इंडियन थे मे बी शायद जो हमने वहां से बॉर्डर क्रॉस किया है। इवन हम जब बॉर्डर क्रॉस करके हमने कांटेक्ट किया तो एम्बेसी वालों तक को भी नहीं पता था कि उनकी लिस्ट में बॉर्डर का नाम है। और वो और फिर हमने बॉर्डर क्रॉस करके उनसे बोला कि हमारे लिए कोई ट्रांसपोर्ट, या फिर बुदापेस्ट के लिए या फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के लिए हमारे लिए कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज कर दीजिए। तो दे वर सेइंग लाइक मेकिंग रीजंस फ्रॉम द मॉर्निंग कि हम नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे रिवर है। इवन कि अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे थे और उनकी बस हमारे से 3 से 4 घंटे पहले जा चुकी थी। और जब वो एम्बेसी वाले शाम को आए, जब हम सुबह से उनको कॉल कर रहे थे, तो आके ये रीजन बना रहे थे कि यहाँ पे रिवर है, ब्रिज छोटा है, बस नहीं आएगी, और हम 60 किलोमीटर आपके लिए घूम के आए हैं, ये वो आके रीजन दे रहे थे हमको। ओके, फिर आप लोग को बुडापेस्ट से आप लोगों को फ्लाइट के जरिए इंडिया लाया गया? यस सर। सर एक बात आप ये तो देखिए कि इंडियन एम्बेसी जो अभी कृष्णा ने बताया, हम वहाँ पे बुदापेस्ट जब हंगरी में पहुंचे, लोनिया बॉर्डर जब हमने क्रॉस किया, तो हमको ये एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, झूठे एक्सक्यूजेस, कि यहाँ पे बस नहीं आ सकती, जबकि हमारे सामने 2 बसेस खड़ी हुई थी। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला सर आप हमारे लिए मदद करने के बजाय आप हमारे लिए परेशानियां बढ़ा रहे हैं। आप या तो हमारे पासपोर्ट दिला दीजिए, क्योंकि जो बॉर्डर था वो जंगल में था, वो सिटी बॉर्डर नहीं था, वहां से सिटी 40 किलोमीटर दूर थी। क्योंकि हमें जो एम्बेसी वाले थे वो हमें पासपोर्ट नहीं दे रहे थे, सॉरी जो बॉर्डर फोर्स इमिग्रेशन वाले थी वो हमें पासपोर्ट नहीं दे रही थी कि हम आपको पासपोर्ट नहीं दे सकते, बिकॉज आप यहाँ पे कुछ नहीं जानते, ना आप लैंग्वेज जानते हैं ना कुछ जानते हैं। जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, द पीपल हु आर लिविंग नियर बाय बॉर्डर दे आर नॉट इंग्लिश स्पीकिंग। तो वो बोले कि हम आपको नहीं दे सकते पासपोर्ट, या तो आप अपना लोकल गार्जियन बुलाइए या हंगरी का। हमें मिसगाइड कर रहे हैं कि बस नहीं आ सकती यहाँ पे, जबकि हमारे सामने 2 बसेस खड़ी हैं, एक नाइजीरियन और एक अरब कंट्रीज के लोगों की। तो मुझे एक बात बताइए कि
अमल, आपने जब हम बात शुरू करें तो आपने एक बात बताई कि आप लोगों को पढ़ने के लिए जाना पड़ा क्योंकि फाइनेंशियली जो स्टेटस है, फाइनेंशियली जो इश्यूज है इकोनॉमिक, उसकी वजह से आपको पढ़ने के लिए यूक्रेन जाना पड़ा। मुझे एक बात बताइए कि आपके फादर क्या करते हैं और फैमिली मतलब क्या, थोड़ा अगर बता सके आप तो, अगर आप बताना चाहें तो। मेरे फादर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट दुबई में काम करते हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी में वर्क करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि इंडिया में आपने मतलब 12th कहाँ से किया है? मैं छत्तीसगढ़ से। तो आपको मार्क्स कितने थे? आपने नीट दिया होगा, ये सब दिया होगा? हाँ, in 10th I got around 9 CGPA and in 12th I got around 75% और नीट में मेरे स्कोर थे 300। ओके, तो फिर आपके एडमिशन आपने यहाँ क्यों मतलब इंडिया में नहीं हो पाया आपका? ऑब्वियसली बात है ये, अगर 300 स्कोर से कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो मिलेगी नहीं। और मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पता किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा ना स्टेट बताऊंगा, बट मैं जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पता किया तो वो मेरे को पैकेज दिए 75 lakhs to 90 lakhs। ओके, तो मतलब ये है, आप कह रहे हैं कि जो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहने लगे हैं, अचानक आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि पढ़ने बाहर क्यों चले गए, ठीक है? तो मतलब जो लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं उनको अगर थोड़ा समझा दें कि वहां आप क्यों पढ़ने जाना पड़ता है इंडिया से, आप लोगों को, किसी को भी बाहर पढ़ने के लिए ऐसी छोटी कंट्रीज में क्यों जाना पड़ता है, ये अगर थोड़ा समझा दें आप। यहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ऑब्वियस ये बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली, आई डोंट थिंक एक मिडिल क्लास फैमिली एक 1 CR पे करने, सिर्फ यूनिवर्सिटी 1 करोड़ दे नहीं सकता। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास इंडिया का ऑप्शन तो खत्म हो चुका है और दूसरा ऑप्शन यही था कि हम अब्रॉड जाके पढ़े, या तो फिर और नीट के लिए ड्रॉप ले। हम ड्रॉप लेते, उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी नेक्स्ट ईयर हमारा होता। रिजर्वेशन सिस्टम भी है ऑलरेडी यहाँ पे, और ऊपर से ये प्राइवेट कॉलेजेस के फीस तो होता नहीं, तो हम इसलिए बाहर गए। और बाहर जाने में जो कंट्री हमको अच्छा लगा, यूक्रेन अच्छा लगा मेरे को पर्सनली, तो मैं यूक्रेन चूज किया। ठीक। कृष्ण, मुझे एक बात बताइए कि वहां पर खाने पीने का क्या सिचुएशन था आप लोगों का, क्योंकि आप लोग इतने दूर रुके, तो क्या सिचुएशन था खाने पीने का आप लोगों को? एग्जैक्टली कहाँ पर पूछ रहे हैं आपकी, कहाँ पर आप जहाँ थे सिचुएशन? वहां पे, आपकी यूनिवर्सिटी के बाद आपका जो ट्रैवल किया आपने, वहां तक पहुंचे आप बुडापेस्ट तक। सर एक्चुअली खाने पीने का तो कुछ भी नहीं था। सब कुछ जैसी वॉर स्टार्ट हुई तो सब लोग बल्क अप करना शुरू कर दिया, सबने स्टोर करना शुरू कर दिया। तो हर जो जनरल स्टोर था उसके बाद लाइनें शुरू लगनी हो गई कि, और एटीएम्स के बाद विड्रॉ के लिए लाइन शुरू हो गई। सबको कैश चाहिए था वॉर की सिचुएशन में, कभी भी इंटरनेट जा सकता है इसकी वजह से। तो हमने बस जो स्नैक्स हो सकते हैं हम वही, उन एक हफ्ता में मोस्टली हम बता सकते हैं हमने कुकिंग नहीं की है बिल्कुल भी। हम मोस्टली चिप्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या फिर क्रोसेंट्स और स्मॉल स्नैक्स पे हम डिपेंड रहे एक हफ्ते। स्नैक्स और खाकर आप लोग रहे हैं। और इवन कि सोने का भी टाइम नहीं था हमारे पास। इवन एक हफ्ते में हमने अराउंड, हम तीनों नहीं 4 घंटे की नींद ली होगी पूरे 1 वीक में। टोटल कितने लोग थे आपकी यूनिवर्सिटी से इंडिया के लिए? हमारे साथ अराउंड सर 30+ स्टूडेंट्स हैं। 30+ स्टूडेंट थे, ये सारे लोग आप लोग साथ में इंडिया लौटे हैं? हाँ। हम साथ में जो आए वो, बाकी इंडियन स्टूडेंट्स तो वहाँ पे 3000+ है हमारी यूनिवर्सिटी में। आपकी यूनिवर्सिटी में? ओके। ठीक। तो कुछ और आप कहना चाहते हैं? आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। अपनी कोई बात है जो रखना चाहता है, जो आपने फेस किया है इतने दिनों में वहां पर? सर मेरा बस यही है, अब तो हम यहाँ पे आ गए तो हमारा बस यही कहना है कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम छोटी छोटी कंट्रीज में चले जाते हैं, चलो हमने मान लिया और हम भी गए छोटी कंट्री में। हमारी मजबूरी थी इसीलिए हम छोटी कंट्री में गए, जबकि मेरे 435 मार्क्स थे नीट में। यू कैन चेक और इवन अथॉरिटीज कैन चेक इन www.neet.nic.in. I got 435 marks in NEET and I got 285 marks in biology and 130 marks in physics. So मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा बच्चा हूँ कि मैं मेडिसिन नहीं पढ़ सकता इतने मार्क्स लाने के बाद। तो हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमारे माँ बाप पे इतना पैसा नहीं है, 1 करोड़ नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी की फीस दें और डोनेशन के लिए 60-70 लाख रुपए दें, इतने हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमें डॉक्टर बनना था, तो हम यूक्रेन गए। तो अगर अब, और जब हम आए एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे हमें टूरिज्म मिनिस्टर मिले। उन्होंने कहा जैसे आपके माँ बाप तड़पते हैं ऐसे हम तड़पते हैं। तो सर हमारे माँ बाप अब चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई पूरी हो, तो शायद अगर वो हमारे माँ बाप जैसा दिल रखते हैं तो वो हमारी पढ़ाई अब इंडिया में कंटिन्यू कराएं। हम टोटल यूक्रेन के करीब 20,000 बच्चे हैं और इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं तो हम 1000 बच्चे वो हर स्टेट में एडमिशन करा सकते हैं। तो हमारी यही अपील है इंडियन गवर्नमेंट से और मोदी जी से कि प्लीज हमारी स्टडी अब यूक्रेन में ना, हमारे खुद के देश में हम करना चाहेंगे। तो
इंडिया में जितनी फीस हमारी, हम ये नहीं कि हम फीस नहीं देंगे, जितनी फीस हम यूक्रेन में दे रहे थे उतनी फीस हम देने को तैयार हैं। तो हमारा एडमिशन वो इंडियन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में कराएं। अगर हमारी भूल थी वहां जाना, तो मोदी जी हमारे फेवर में डिसीजन ले सकते हैं और हमें यहाँ पे पढ़ाएं सारे बच्चों को। और इवन हम जी अब इवन जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे तो हम एक्चुअली, मैं सीनियर हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम मोदी जी से बात करेंगे कि प्लीज हमारा एडमिशन यहीं कराएं। जब सारे बच्चे यहाँ आ जाएंगे फिर हम मोदी जी से बात करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचे और आप लोग सेफली पहुंच गए हैं इंडिया, और आपके जो बाकी जो दोस्त वहाँ हैं वो भी इंडिया वापस आ जाएं और सेफली आ जाएं। तो हमारी यही उम्मीद है और दुआ है। तो हमसे बात करने की, हाँ जी जी। और आपने देखा होगा कि जैसे कि सपोज करो एक इंसान को, अभी मेरे पास एक लीडर जो थे, बीजेपी लीडर मेरे घर पे आए मिलने मुझसे, तो वो मेरे से एकदम साफ बोल के गए कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की है। मैंने कहा चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप जो बच्चों की फुटेज आ रहे हैं यूक्रेन से, जब ज्योतिराम सिंधिया जी मिलने गए हैं, जब वो एयरफोर्स का जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो जब मिलने गए थे बच्चों से, और तो बच्चों के वहां पे मेयर ने क्या बोला है उनसे, और प्लस आपने फुटेज देखा होगा वहां पे भारत माता की जय सब बच्चे कर रहे हैं, भारत माता की जय। जब मोदी जी का नाम आ रहा है कि माननीय मोदी जी, किसी ने भी उन्होंने उनके लिए जय जयकार नहीं की, क्योंकि उन बच्चों को पता है कि क्या सिचुएशन फेस की है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन में हमें जीरो हेल्प दी है, जीरो हेल्प। हम तो झूठ बोल रहे हैं, चलो मैंने उनसे कह दिया जी मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब मैं आपको सच तो बता नहीं सकता, और ना मैं आपको यूक्रेन वापस ले जा सकता दिखाने के लिए। चलिए शादाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो डिटेल से सारी बातें बताई। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए आगे भी फ्यूचर में कुछ बेहतर प्लान होगा सरकार के पास। तो बाकी खबरों के लिए आप भी जुड़े रहिए द क्विंट ऑफ क्विंट हिंदी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।